और जफर साहब, पिछले 12 साल का रिकॉर्ड ये है कि आप अगर कारोबारी हैं और अगर आप अपना एक हिस्सा इनकी सरकार को और इनको अगर नहीं देते इलेक्टोरल बॉन्ड में या इलेक्टोरल ट्रस्ट में, तो आपका कारोबार सेफ नहीं रहेगा। ये एक जो सेकंड, थे एक भी ऐसा नहीं था जिसने इलेक्टोरल एक बॉन्ड सेकंड, लिया हो। आपके ऊपर ईडी के आईटी के छापे पड़ेंगे, हमने खुद देखा है होते हुए, आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे। दूसरे, आप ये गिरे पर 4 लात इसलिए पड़ेगी क्योंकि इनके नाम भी मुसलमान हैं। तो पहली बात तो कारोबारी, उस पर अगर आप नहीं देते चंदा तो आपको बिल्कुल धमकी मिलेगी और आप अपना कारोबार नहीं कर पाएंगे, और ख़ासकर अगर आप मुसलमान हैं तो आप बच ही नहीं पाएंगे। तो आरोप ये लग रहा है कि ज़फ़र सरेशवाला खुद एक कारोबारी हैं और दूसरे कारोबारियों को ले गए कि भाई हुजूर किसी तरह से हमारा कारोबार बचाइए। बिल्कुल नहीं, ज़फ़र सरेशवाला का खानदान 1875 से कारोबार में है। कितने आके चले गए 1875 से। अभी भी आप आइए अहमदाबाद, आप आए, वो आबाई जो घर है ना वो 1880 से है। ये लो ज़फ़र सरेशवाला को जरूरत पड़ गई है, यानी इसी में तो कौम डूब गई है। यानी जो आदमी बात करे तो बिक गए, वो स्टैंडर्ड है। क्या आश्वासन दिया एनएसए ने? नहीं, हमने देखिए हमने क्या बात की, हमने एनएसए से सिर्फ साफ बात की कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए। बल्कि हमने तो कहा कि बहुत सारे जो दिखावे की चीज़ें हम तो कहते हैं बंद कर दो उसको। जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, पता नहीं क्यों ये वो मनमोहन सिंह साहब ने शुरू की थी, उनके एक मुसलमान थे जिसको ठिकाने लगाना था तो एक दे दी और वो चल रही है। शुरुआत उन्होंने की। हाँ, उन्होंने शुरू की कि ये मुसलमान, वो उन्होंने शुरू की कि ये मुसलमान सियासतदान हैं, इनको ठिकाने कहाँ लगावे हैं, हुकूमत में तो नहीं ले सकते। ये कांग्रेस 75 साल से कर रही है ना। क्या एक मिनट सुनिए। नहीं, वक्फ बोर्ड ये जो है कहीं कहाँ नहीं, इनको मिनिस्ट्री तो दे नहीं सकते, बिठा दो वक्फ बोर्ड में। इनको कुछ नहीं दे सकते हज कमेटी में, इनको कुछ नहीं तो माइनॉरिटी कमीशन में। ये इनके जो लोग हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए ये चीजें हैं। तो हमने कहा ये खुदा के वास्ते ले जाओ, नहीं चाहिए। तो आपने कहा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, मैं तो कहता हूं क्यों आपने कहा बंद हाँ करो। बिल्कुल कहा क्यों, क्योंकि दिखता क्या है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है मुसलमानों के लिए, हिंदू को, एक आम हिंदू को दिखता है, लेकिन भाई होता कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या कहा, हाँ हम तो, उन्होंने कहा क्या चाहते हो आप? हमने कहा सर हम सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं। एक, हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक छोटे मोटे लेवल का होता होगा लेकिन ऊपर के लेवल का वो ना हो, और दूसरा हमको लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वी नो हाउ टू डू इट। ये जो हैं जो लोग थे उसमें 2 जो हैं वो पूरे जो बिलियनर हुए हैं मोदी के जमाने में हुए, गुजरात में हुए। तो मैं ये कहता हूं मुसलमानों को अभी कि भाई देखो है ना, अभी ये सियासत वाला जो रास्ता है ना, इससे अभी हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। तो उसको बोलते हैं ना, अभी बालाए ताख रख दो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम। लेकिन ज़फ़र साहब एक सेकंड, ज़फ़र साहब मैं ये कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री से मुलाकात तो मुझे समझ में आता है, प्रधानमंत्री से नहीं हुई तो गृह मंत्री मिल लेते, या मिल लेते अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, या मिल लेते सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री भी है हमारे पास, या फिर, लेकिन एनएसए नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम समुदाय से मिलने से क्या ताल्लुक? नहीं बिल्कुल काम का हिस्सा तो नहीं, बिल्कुल वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहला मैंने तो देखा, इतने पहले मतलब मालूम भी नहीं था कौन होता था। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाकई है, हम मिले ना यार, इतने तो हम, आपको लगता है हम बिके हुए हैं? आप ये भले बोलते होंगे कि आपको लगता है कि मैं बिक जाऊंगा? अल्हम्दुलिल्लाह कोई आज तक चेक नहीं लिख सका है ज़फ़र सरेशवाला को खरीदने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपको लगता है कि हम बिक जाएंगे इतना आसानी से? और मैं आपको बोलता हूं ना कि ये गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई है तो एनएसए दोवल है। दूसरा, उन्होंने हमारी बात सुनी। यार सुनता कौन है? और हमारे लोगों का देखिए ना डबल स्टैंडर्ड। यानी एक मौलाना साहब मुझे कह रहे हैं, हमने कहा ना कि भाई हमने, और वाकई 1 घंटा 35 मिनट तो उन्होंने हमारी सुनी, और फिर 40-45 मिनट उन्होंने कही, और फिर उन्होंने ये भी बोला कि हम सब एक ही कश्ती की उन्होंने सवारी कहा, कर रहे हैं। उन्होंने ये जब हमने इश्यूज जो उठाए मुसलमानों के, तो उस पर उन्होंने ये कहा साफ, बोले देखो हम एज अ गवर्नमेंट, मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम ये बात को मानते हैं, यानी हमारे दिमाग में है कि वी आर अ शिप, आइदर वी सेल टुगेदर और वी सिंक टुगेदर। ये हो ही नहीं सकता कि मुसलमान डूब जाएगा और हिंदू तैर जाएगा। अगर मुसलमान डूबता है इस मुल्क में तो हिंदू भी डूबेगा, यानी इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है हमारे। लेकिन मुझे लगता है उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। भाई देखो, एक सेकंड आपके सामने उदाहरण भी रखूंगी मैं क्यों कह रही हूँ ये सब, लेकिन पहले मैं आपके पिछले सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी पत्रकार रही हूँ जो पिछले 25 सालों से लगातार न सिर्फ के राष्ट्रीय राजनीति को कवर करती हूँ, इसके अलावा मैं माइनॉरिटी अफेयर्स को बहुत नज़दीक से देखती हूँ, एक पत्रकार के तौर पर भी, एक इंसाइडर के तौर पर भी।
कांग्रेस पार्टी के दौर की जो आपने बातें कही हैं उनमें से बहुत सारी बातों से मैं आपकी सहमत हूं कि खानापुरी की राजनीति होती रही है। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे गुनाह और ऐसे दाग हैं जिसके दामन को अभी भी हम धो रहे हैं, आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ही वो सरकार थी जिसने पहली बार मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सचर कमेटी के डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि मुसलमानों के एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक स्थिति को जानने के लिए हम इस कमेटी का सेटअप कर रहे हैं। फिर उस कमेटी की रिपोर्ट आई, फिर उस कमेटी की रिपोर्ट को माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बाकायदा 100 से कम माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, उनके लिए फंड जारी हो रहे थे। उसी दौरान ये दूसरे इलेक्शन की बारी आ गई। तो मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ कि वो कभी कुछ नहीं करना चाहते थे मुसलमानों के साथ, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के साथ कम से कम मुसलमान जेल में नहीं जा रहा था, उसकी मस्जिदें नहीं टूट रही थीं, उसके मदरसे नहीं टूट रहे थे। तीसरी बड़ी बात कि ठीक है उसका बहुत इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन सीधे तौर पर खुलकर मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ भाषणबाजी नहीं करते थे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ज़फ़र साहब जो कांग्रेस के तो आप मेरी सुनिए, आप, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। पहली बात यार, यानी इतना बड़ा धोखा कौम के साथ। सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्या था? यानी एक डॉक्टर ने देखा कि तुम्हारा अंदर ख़राब है, गुर्दे ख़राब है, तो वो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट निकाला, है ना। सच्चर कमेटी वॉज वॉट? रिपोर्ट वॉज अ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। यार तुम कैसे डॉक्टर हो कि तुम्हारे पास मेरा रिपोर्ट है मेरी खराबियों का और उसका इलाज ही नहीं करते तुम? मतलब ये देखिए, मैं एक बात बता दूं, आपने जो कहा ना वो यूं बोलते हैं, ये बोलते हैं, दोनों बोल हैं। एक हमारी मोहब्बत में बोलते हैं और एक तुम्हारी नफरत में बोलते हैं, दोनों बोल ही हैं। मनमोहन सिंह साहब ने, मैं बहुत उनका आदर करता हूं, मेरे नज़दीक अल्टीमेट है, यानी मैं बिल्कुल। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना, या नहीं, ये आपने कमीशन बताया ना, इस कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ कमीशन ही बनाए। 1969 में राइट हुए थे, मैंने आपके पिछले उसमें कहा था, जगमोहन कमीशन रिपोर्ट बना था, वो कहाँ है आज तक? किसी को मालूम भी है? उसके बाद बहुत दूर मत जाइए, श्री कृष्णा रिपोर्ट अब बना था 92 के राइट में। कांग्रेस पार्टी मेड श्योर कि ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो। मतलब तुमको है ना, वो बोलते हैं ना, बेवकूफ़ बनाना। जैसे मनमोहन सिंह साहब का एक बहुत ही मशहूर मकौला है, उन्होंने एक 2007 में कहा था कि इस मुल्क का जो पहला दाना है ये माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों तक पहुंचना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, पहला तो बहुत छोड़ दीजिए, आखिरी दाना भी पहुंचा आप तक? तो देखिए, ये बोलो में मत जाइए। और दूसरा, मैंने चिदम्बरम से ज़्यादा मुसलमान दुश्मन होम मिनिस्टर इस मुल्क में नहीं आया है। टाडा, पोटा, आप क्या बात करते हो? जेलों के अंदर अभी 20-20 साल के बाद जो बेचारे निकलते हैं, निकले ना अभी 18 साल के बाद, 9 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, क्या उन पर तो वो उसको डाला किसने? नहीं, सही है, उनके गुनाह। एक खाली वही नहीं, दूसरा पोटा, टाडा, यूएपीए, क्या यूएपीए अमित शाह लाए? नहीं, आपकी बात सही है। एक मिनट। और सबसे खतरनाक एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें आपके महमूदाबाद वालों का वो सुप्रीम कोर्ट में जीत गए 40 साल के बाद, जब उनका ऑर्डर हो रहा था, ये गवर्नमेंट 2013 में ऑर्डिनेंस लाके उसको रोका। तो यार ये है ना, अब बहुत हो गया, हमारी मोहब्बत में बात करने वाले हैं ना, ये पहचानो इनके पीछे क्या है। इसी तरह हाँ। नफरत में जो बोलता है ना, उसके भी पीछे पहचानो। तो ये बहुत जरूरी है। मैंने सुनी, अब आप मेरी बात ये सुनिए, मैं आपकी इन बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की कोई वकील नहीं हूँ, बल्कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई सबसे बड़ा आलोचक होगा उनमें से मैं एक हूँ। और कांग्रेस पार्टी के गुनाहों पर मैं पूरी एक किताब लिख सकती हूँ और घंटों तक ब्रॉडकास्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर मुसलमानों को सिर्फ ये देखना है कि छोटा शैतान कौन है, बड़ा शैतान कौन है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मोदी को तो अभी 12 साल हुए हैं और उससे पहले से लोग जेलों में सड़ रहे थे। टाडा, पोटा वगैरह, ये सब बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं। यूएपीए वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। सीएए वाली बात आपसे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर मैं आलोचना कर सकती हूँ। लेकिन मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र नहीं चल रहे थे। मुसलमानों को कॉरपोरेट हाउसेज में उनके लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, यूपीएससी जिहाद, ये जहाँ से, जिस स्टेट से आप आते हैं, उस बदनाम राज्य का जो मॉडल है वही पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। जहां अभी 106 एमएलए चुने गए हैं, अभी जो ये 2 हफ्ते पहले चुनाव के नतीजे आए हैं, आपको पता है बीजेपी के एमएलए कितने हैं? 0। तो सवाल ये हो तो मैं बात ही नहीं है। जफर साहब, मैं ही कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी 5-7% लोगों को कम से कम टिकट दे दिया करती थी, उनमें कुछ चुन के आ जाया करते थे। नाम निहाद ही सही, बुलडोजर नहीं चल रहे थे, लोग दंगे नहीं हो रहे थे। कॉरपोरेशंस में जाके, कॉरपोरेट यानी मैं सोच रही हूँ ये प्राइवेट कंपनीज की जो जॉब है वो कम से कम कुछ मिल जाया करती थी। मुसलमान आधी रात को उठ के चिल्लाया नहीं करता था कि मेरी जान को खतरा है। ठीक है, उनके एजुकेशन पे काफ़ी बैकवर्डनेस थी, सोशल बैकवर्डनेस थी, नौकरियों के लिए सब फाइट हो रही थी,
ये भी था कि भाई कॉलेज में एडमिशन मिलने चाहिए, लेकिन उन्हीं के दौर में आप देखिए ओबीसी रिजर्वेशन में भी मुसलमान आए, एक छोटा ही सही लेकिन एक मुस्लिम मिडिल क्लास पैदा हुआ। ये सारी चीज़ें तो आप नज़र में रखेंगे ना? नहीं, मैं क्या कहता हूँ, सुनिए, मैं तो बोलता हूँ ना कि मैं कांग्रेस को भी ये बोलना था, बोल दिया, मैं उनको भी मैं तो समझता हूँ गलती हमारी है, ठीक है। इसलिए मैंने अभी उसने क्या किया उस पर मुझे वो बहादुर शाह जफ़र का वो शेर याद आता है, जब पड़ी ऐबों पे अपने नज़रों में बुरा कोई नहीं रहा। और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी नेकी क्या है? नमाज पढ़ना नहीं है, रोज़ा रखना नहीं है, रात को तन्हाई में अपना मुहासिबा करना कि आज दिन भर मैंने कौन सा सही काम किया, कौन सा गलत काम किया। तो ये वक्त है कि हमसे क्या गलती हुई, भूल जाइए कांग्रेस ने क्या किया। मैं समझता हूं कि उनका कसूर या उन लोगों का, सरकारों का कसूर 40% होगा, हमारा कसूर 60% था। तो मैं आज ये मुसलमानों को बोलता हूं कि छोड़ दो इसको। इसलिए ये जो आपने बोला ना, मैं अभी ये कहता हूं मुसलमानों को कि अभी फॉर द टाइम बीइंग, बोलते हैं ना, अभी बालाए ताक रख दो सियासत, तो इलेक्शन ना लड़ें। नहीं, देखो मैं ये 2-4 चाहिए ही नहीं मुझे, ये 2-1-2 जो आते हैं ना मुसलमान, प्लीज खुदा के वास्ते ले जाओ। वो 1-2 की आवाज़ मैं जानता हूँ, वो 1-2 को, वो बेचारों की हैसियत चपरासी की भी नहीं है उस गवर्नमेंट, उस पार्टी में, इसलिए हमको चाहिए ही नहीं। हम खुश हो जाते हैं 2 को और 1 को देख के। मैं बोलता हूँ कि नहीं चाहिए, लेट्स जल्द बोलते हैं ना, ये 2-3 से होने वाला क्या है, छोड़ दो इसको। हाँ, हम वोट दें बंद कमरे में, जिसको जाके देते हैं दे क्या है, हम उसमें अपने आप को उलझाएं नहीं अब, और हम अपनी प्रायोरिटी को बदल दें। अभी भाई देखिए, जो यहूदियों को आप देखिए, उनको स्टडी कीजिए जो उनके साथ था। मैं अभी ये इजराइल वालों की नहीं बात करता, मैं एक जनरल बात करता हूँ। आप जाती हैं अमेरिका में और हर जगह पर, मैंने बहुत करीब से देखा है उनको, इसलिए कि मेरी फील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है और मैं हर दूसरा आदमी यहूदी होता था। न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में, टिल 1900 Jews were not even allowed to buy property in Manhattan। था इंग्लैंड में जो उनके साथ था, जर्मनी में था। उन्होंने अपने आप को बनाया किस पर? उन्होंने अपने आप को ऐसा काबिल बनाया कि आप जिस फील्ड में जाओ, लॉ, तो अल्टीमेटली आपको इमाम जो है एक यहूदी ही मिलेगा। एंटरटेनमेंट में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर यहूदी मिलेगा। अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को इंडिस्पेंसेबल कर दिया, बोलते हैं ना, वो पीछे हट गए। तो अभी हमको भी इस मुल्क के अंदर, और देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं घूमता हूं अंदर, काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कोई आपको पीछे रख ही नहीं सकता। और दूसरी बात, हम तो अब बड़े हो रहे थे ना, तो हमारे वालिद, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो हमको तब कहते थे जब कोई RSS बीजेपी नहीं थी, बोले मियाँ तुमको अगर जिंदगी में कुछ करना है तो 120 लाने पड़ेंगे, तुम्हारा काम 100 से नहीं चलेगा, तो मुसलमानों को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, यू विल हैव टू बी एक्सेप्शनल। तो आप TCS वाले वो जो वहाँ इंजीनियर है, वो एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। अच्छी पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, फिर वहाँ नौकरी हासिल की, सोचिए हिंदुस्तान की टॉप कंपनी है। अभी मारे मारे फिर रहे हैं वो 8-9 लोग, और उन्हें टेररिज्म की एक प्रतिमूर्ति के तौर पर स्थापित कर दिया गया है कि न सिर्फ कि TCS नहीं बल्कि रिलायंस भी उनको जॉब न दे, दूसरी कंपनियां भी उनको जॉब न दें। इस तरह से बदनामी की जा रही है मुसलमानों की कि अगर ये लोग ना हो तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी के दौर में कम से कम जफ़र साहब ये नहीं होता था। मैं ये कहना आपको भूल गई कि कांग्रेस पार्टी के दौर में ही महाराष्ट्र में भी एक मुस्लिम मुख्यमंत्री हुआ, असम में एक मुख्यमंत्री हुआ, बिहार में एक मुख्यमंत्री हुआ। ये सब कांग्रेस पार्टी के गुनाह में साथ साथ वही कह रही हूँ कि तराजू हम साथ लेके चलें, उनके गुनाह और उनके अच्छे काम। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि 106 MLAs में एक भी मुसलमान ना हो। ये तो गुजरात की असेंबली, पूरे देश को गुजरात की असेंबली बना दिया बीजेपी ने, कि देश की पार्लियामेंट भी गुजरात की असेंबली बन गई और पूरे देश की असेंबलीज गुजरात की असेंबली बन गई। तीनों मुख्यमंत्री जो नफरती हैं इस वक्त, उनके बयान आप सुनिए। शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इन लोगों को मैं समंदर में तो नहीं फेंक सकता, लेकिन मियाओं का जीना हराम कर दूंगा। ये कह रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं, और शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदू EVM और मुस्लिम EVM, मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। और ये एक हफ्ते के बयान बता रही हूँ आपको। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पब्लिक स्पेसेस में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दूंगा, अगर आपकी आबादी ज़्यादा है तो आबादी कम करो, मुझे और भी तरीक़े आते हैं अनुशासित करने के। अब मुझे आप बताइए, क्या इन लोगों के बयानों को लेकर आपने NSS साहब से कोई बातचीत? हाँ बिल्कुल, सुनिए, अब सुनिए, देखिए, हाँ बिल्कुल, ये सब बातें कही हमने, की आपने? बिल्कुल कही सब। हाँ, हमने उनको WhatsApp दिखाए कि आपके लोग यहाँ जो बोलते हैं ना, अरबी के ट्रांसलेशन में आते हैं,
इतना तो आप मानोगी कि जाके बोला ने, मैं आप जो कह रहे हैं मैं विश्वास करूंगी आपके। बोले जाके 2-2.5 घंटे, कोई हम ऐसे तो नहीं बैठे थे ना, हम तो ये समझ के गए थे। हाँ, आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि सब बाहर से आए थे, सबकी फ्लाइट थी, 12 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा बहुत बहुत तो वहाँ 15-20 मिनट होगी, बुलाएंगे, शॉल वॉल पहनाएंगे, फोटो होगा। और तो मैंने कहा 2 बजे की फ़्लाइट कर लो, अपने 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब के वहाँ था। तो वहाँ से तो एयरपोर्ट 45 मिनट, आप नहीं मानेंगे 2:15 तो वहीं बजे हमको। हमने 1 घंटा, और सब ने बात की, मैंने अकेले ने नहीं, जितने थे सब ने अपनी बात रखी। आपकी जो नईमा खातून ने भी रखी बात, ये लेडी जो आई थी, सब ने अपनी बात रखी। हज कमेटी वाली, हज कमेटी वाले, वो अपने जो डॉक्टर थी, जो हर एक ने अपनी समीना बात, शेख, नहीं वो जो नुशा जो एम्स में डॉक्टर अच्छा। है, बहुत गोल्ड मेडलिस्ट है, हमने पूरी बात रखी उनके सामने। लेकिन देखिए मुसीबत क्या है, हमने बात रखी, जाके मिले सब। हमारे एक बहुत बड़े मौलाना साहब मुझे यूँ कहते हैं, अरे तो बोले क्या है, आपने बात तो की ना, उन्होंने मानी थोड़ी। तो मैंने कहा यार मौलाना कमाल है, अल्लाह मियाँ से पूछो ना। मैंने कहा अल्लाह पाक ने मेरे से 10 करोड़ बेहतर अपने बरगुज़ीदा बंदे को ख़तरनाक से ख़तरनाक के पास भेजा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास, और क्या कहा था, जाके बात पहुंचाओ, और साथ में यूँ कहा नरमी से बात करना। तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ ने तो पूछा नहीं मूसा अलैहिस्सलाम से कि फ़िरौन ने तुम्हारी मानी कि नहीं मानी, और तुम मेरे से पूछते हो। यार मेरा काम है बात पहुंचाना, बात पहुंचाई ना, ये ना सुनी, अच्छा बात पहुंचाई, उन्होंने सुनी भी। वो शायद 15-20 मिनट में बोल देते, बंद कमरे में था, कहाँ पता चलने वाला था। उन्होंने पूरी बात सुनी, अपने पीएस को भी बुला के रखा था उन्होंने, अपने ओएसडी को भी बुला के रखा था, बहुत सारी पॉइंट्स वो लिखवा रहे थे। मैंने कहा सर बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुंचती जो ग्राउंड पे हो रही है। ये छिपके क्यों हो रही है मीटिंग? ये छिपके कहाँ हुई, पब्लिकली क्यों नहीं अनाउंस अरे हो रही है? छिपके कहाँ हुई, हम तो गए ना भाई। वो मतलब छिपके क्या, वो तो यार प्राइम मिनिस्टर के वहाँ कोई जाएंगे तो कोई थोड़ी ओपन, वो मीटिंग हुई बिल्कुल, हमने अपनी बात करी। और हाँ, जो बातें तय हुई, बहुत सारी बातें तय हुई, और मैं आपको बोलूँ कि उन्होंने बहुत सारी बातें, उसमें एक जो बात हमने कहा कि मैं लिख रही हूँ, मुझे बताइए आप क्या क्या बातें। हाँ, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फारूक भाई ने ये कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हम, देखिए बोलते हैं ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी, हमारा तो प्रॉब्लम है, हमारे पास प्राइमरी स्कूल ही नहीं है, तो हम स्कूलें कायम करना चाहते हैं। और हमने 500 इलाके आइडेंटिफाई किए मुल्क में, हम वहाँ पर स्कूलें कायम करेंगे और हॉस्टल भी बनाएंगे, ठीक है, और उसके लिए हम अपना कॉर्पस बनाएंगे। तो उस पर एनएसए साहब ने ये कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो कॉर्पस होगा उसमें बहुत पैसे नहीं आएंगे, मैं आपको वादा करता हूँ कि हिंदुस्तान के जो 10 बड़े हैं, मैं उनसे आपके कॉर्पस में डोनेशन दिलवाऊंगा। और क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम जो है ना तालीम याफ्ता बन जावे, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। जिस दिन ये हो गया ना, तो हमारा 70% स्कूल की बात हुई, और क्या बात हुई? स्कूल की, दूसरे हमने जो गुजरात के जो मसले हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट वाले हैं, बहुत सारे जो मसले हैं यहाँ, ये जो मुसलमानों के साथ जो कॉरपोरेट उसमें हो रहा है, हर बात कही कि भाई हमको इन्हें बहुत सारी चीज़ों में डेवलप करने के अंदर वो नहीं मिलता चांस। जितनी बातें थी सारी हमने कही, ऐसा नहीं था, और अपनी बात बिल्कुल नहीं कही, हमारी अपनी जो मसाइल है ना वो तो उसका जिक्र ही नहीं किया हमने। तो आपकी बातचीत के बाद अब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलेंगे? भाई देखो ऐसा है कि चलते भी रहे, लेकिन हमको ये आखिरी नहीं है, आपको बात करनी। मैं तो ये कहता हूँ, हाँ अब आपने जो कहा ना, मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा साहब से कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हाँ तैयार है वो, तो हम वहाँ भी जाएंगे। मेरे को आसाम में कौन सा भाई ज़मीन खरीदने की है, मुझे एक बात बताइए ना, मेरा क्या लेना देना है? अच्छा मैं तो सियासी आदमी भी नहीं हूँ ना कि मेरे को कोई इलेक्शन लड़ने का है, मैं क्यों जा रहा हूँ हेमंत बिस्वा शर्मा के पास? देखो मैं कारोबार तो करने का है, नहीं करना ना, मुझे, मैंने तय कर दिया, मुझे ये जो अल्लाह ने दिया है इससे आगे नहीं जाना मुझे, आई हैव डिसाइडेड। क्योंकि आप कह रहे हैं मोदी राज में मुस्लिम कारोबारी बिलियनियर्स बन गए हैं। तो है ना, मतलब मुझे गुजरात से हटना नहीं है। नहीं तो जफर साहब एक तरफ में ही कह रही हूं। नहीं यूं नहीं, अभी सुनिए, नहीं आपकी जो बात का मैं, जफर साहब, अरे भाई आसाम में मुसलमानों के जो मसले हैं, आसाम में जो मुसलमानों के जो मसाइल हैं, हम डायरेक्ट बात करेंगे उनसे। नहीं, मैं कह रही हूँ एक फल वाले को रेहड़ी लगाने की इजाजत नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान बिलियनियर बन गए हैं मोदी राज में। है नहीं, दोनों है। देखो अहमदाबाद के अंदर आप जो कह रहे हो, बिल्कुल अहमदाबाद के अंदर आप मेरे साथ चलिए, जो इतवार का बाजार बोलते हैं उसको रविवारी बोलते हैं हमारे यहाँ, कम से कम वहाँ 5000 दुकानें लगती हैं, इनको मालूम होगा, एलिस ब्रिज के पास, उसमें 80% मुसलमान है।
फिर आप मेरे साथ चलिए 3 दरवाज़ा। लेकिन अहमदाबाद के जितने मेजर इलाके थे जहां मुसलमानों की दुकानें थीं 2002 से पहले, मैं अपनी एक पत्रकार दोस्त के साथ वहां गई। उन्होंने कार से मुझे पूरा दौरा कराया उस इलाके का। आप जानते हैं मैं गुजरात से नहीं हूं, एक पत्रकार के तौर पे वहां गई थी। उन्होंने बताया ये सारी दुकानें, पूरा बाजार 80% मुसलमानों का हुआ करता था। आज यहाँ घुसने की इजाज़त नहीं है मुसलमानों को। ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, जितने कारोबार ख़त्म हो गए थे 2002 में, सब यानी विदाउट बैटिंग एन आईलिड आई कैन से, वो सब देव मल्टीप्लाइड बाय 15-20। देखिए, मैं ये नहीं बोलता बहुत अच्छी सिचुएशन है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसी सिचुएशन भी है वील हैव टू वर्क अराउंड इट। अगर मैं वो सिचुएशन को हटाने की मेहनत करूंगा तो जिंदगी निकल जाएगी। तो जफर तो साहब मैं ये कहता हूँ, हाँ। देखिए मेरी बात अधूरी रह गई थी कि एक तो हम जो अपनी कौम को तालीम में लगावें, ईमानदारी के साथ हाईएस्ट लेवल हम कारोबार करें, बिजनेस करें। दूसरा, और जो सरकार है जिसकी भी है, हम उनके सामने डायरेक्ट बात करें डिसीजन मेकर के साथ। और देखिए मेरे, एक मिनट, मैं शुभेंदु अधिकारी से भी हाँ मिलेंगे, हमने तय किया, उससे भी मिलेंगे हम। तो कह रहे हैं मैं तो हिंदुओं के लिए अरे मिलेंगे यार, ये सब देखे, ये है ना, आप मत जाओ, ये जो है ना इलेक्शन के ज़माने में बहुत चलता है। मुझे बहुत इनके सबसे बड़े एक लीडर हैं, सबसे बड़े, उनके बाद कोई नहीं है। उन्होंने 2009 के इलेक्शन में मुझे बुलाया और कहा कि जफ़र देखो यार, अब ये इलेक्शन शुरू हो रहा है, बीजेपी के नेता, बहुत सारी चीज़ें तुम सुनोगे, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर क्या करना? तो बोले यार देखो, तुम यूपी गए हो? मैंने कहा हाँ। बोले होली के टाइम पे गए हो यूपी में? बोले होली के ज़माने में यूपी में मालूम है रंग डाल देते हैं, और रंग डालने के बाद बोलते हैं भाई होली है, बुरा मत मानना। तो बोले इलेक्शन के ज़माने में पॉलिटिकल लीडर जो इलेक्शन स्पीच देता है ना, उसको यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। मैं आपकी बात तो मैं हाँ, तो मैं, और सुनिए, ये इनको एक मिनट, मैं इसको इस तरह से हम मोदी को कब मिले? एक मिनट, पहली हमने जो मोदी से मुलाकात यही किया ना, और उसका फायदा हुआ बहुत गुजरात में। हम कब मिले? वो इलेक्शन जिसके जीतने के बाद, वो इलेक्शन जो हुआ था 2002 का, वो आपका अभी बंगाल का ऐसा नहीं था। जो वो 2002 दिसंबर में जो इलेक्शन था, वॉज मतलब मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, ऐसा इलेक्शन था। और उसके बाद ही हम मिले उनसे। तो इसलिए ये ठीक है वहां तक। अभी हमने जैसे बात की हेमंत बिस्वा शर्मा साहब से, तो वो तैयार है मिलने के लिए। साहब, मैं आपकी इस बात को पूरी तरह रद्द करती हूँ कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए भाजपा सांप्रदायिकता का या मुस्लिम विरोध का इस्तेमाल कर रही है। ये आरएसएस की 100 साल पुरानी कोशिश है। हम पिछले साल उनके 100 साल मना चुके हैं, जिसका जश्न हुआ पूरे देश में। ये कोशिश सिर्फ इतनी नहीं है, एक चुनावी मौसम होता, मुसलमान सह लेता, अगर उसकी ज़िंदगी बाकी दौर में, आपकी बात भी मैं मान लूँ कि थोड़ी देर के लिए डक कर लो, एक क्रिकेट में एक टर्म होती है कि डक कर लिया गेंद अगर तेज़ी से आ रही है, ये वो भी मसला नहीं है। इस देश के डीएनए को बदलने की पूरे तरीके से जो आरएसएस की कोशिश है, उसका ही चुनावी एक एक्सटेंशन है बीजेपी का इलेक्शन लड़ना और अलग अलग राज्यों में बनाना सरकारें। आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ, असम की अभी की बात है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक गरीब औरत है, ट्रेन में बैठी हुई है और उसके सामान में दूसरे पैसेंजर्स, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई नेता भी नहीं है वहाँ, दूसरे पैसेंजर्स उस गरीब मुसलमान औरत का सारा सामान निकलवाते हैं और ये तलाश करते हैं कि क्या कुछ नॉन वेजिटेरियन रखा हुआ है उसके खाने में। वो रो रही है औरत, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का वो आसार है। मैं यकीन जानिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आप भी इंसान हैं, मैं भी, आप कारोबारी हैं, मैं पत्रकार हूँ, उस सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हम एक इंसान भी हैं। आप ये समझिए कि ये भारत बनाया है आरएसएस ने, बीजेपी ने। लगातार गुजरात में उनकी कई दशकों से सरकार रही और हिंदुस्तान में 12 साल से ज़्यादा पुरानी सरकार है। मुसलमान को हर रोज़ तड़पाना है, तरसाना है, उसे ह्यूमिलिएट करना है, बेइज्जत करना है, चुनावी मशीनरी से, सरकारी मशीनरी से, समाज से सबसे बाहर फेंक देना है। ये एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपकी बात बराबर है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको फिर भी बोलते हैं वील हैव टू वर्क अराउंड इट। फिर भी देखिए, देयर इज अ रे ऑफ होप ऑलवेज। मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मुझे दीजिए आप। हाँ, मैं नहीं, देखिए हमको करना पड़ेगा। हो सकता है वी माइट हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कोई आउट ऑफ जो कभी हमने नहीं सोचा था वो भी हमको करना पड़ेगा। बात देखिए, हमको अपनी बात तो रखनी पड़ेगी उनके साथ, और हमारे जैसे जो लोग अल्लाह ने जिनको दिया है, जो भी दिया है, और एक्सेस भी है आपका, आप मिल सकते हैं। मैं तो देखिए, मैं आपको बोलूं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के गया था कि कल क़यामत के मैदान में मुझसे सवाल ना हो। और मैं जो गया ना, तो मैंने तो अपनी इत्माम हुज्जत कायम कर दी
कि कल खुदा के दरबार में कहूँगा कि तेरे लोगों का मसला जहाँ पहुँचाना था मैं पहुँचा के आया, अब और कोई नेकी मत मांगना मेरे से। तो मेरे लिए तो वही है। रही बात आपने कहा मेरा कारोबार है अहमदाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह, बॉम्बे में, अबू धाबी में। मेरे को कोई आसाम में जाना नहीं, मैं क्यों जाना चाहता हूँ आसाम में? मैं क्यों शुभेंदु अधिकारी से मिलने की बात करता हूँ कि भाई मुसलमान हैं। और देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इसका जवाब दीजिए मुझे। मेरा आसाम बंगाल बहुत वक्त लगा है जमातों में, पुराने ज़माने से। मेरा हमेशा मानना है कि हिंदुस्तान में सबसे बुरा हाल मुसलमान का हमेशा से है ना, ये आज नहीं, सबसे वर्स्ट जो है हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में इज़ आसाम, उसके बाद बंगाल, उसके बाद बिहार और उसके बाद यूपी। अब आप बताइए कि आसाम में तो अभी 5 ही साल हुए इनकी हुकूमत को, बंगाल में तो पहली बार आए। अच्छा, सबसे बेहतरीन जो हाल है, आप जो भी कर लो, लेकिन इकोनॉमी आप साउथ को छोड़ दो, साउथ को यानी आप तमिलनाडु, केरला, 7 स्टेट्स को हाँ ये छोड़ दो। और देखिए वो भी है ना, ऐसे ही नहीं हुआ, उन्होंने मेहनत की है 100 साल से, और वो है, उसका नतीजा दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखो तो गुजरात है। लेकिन हिस्टोरिकल रीजंस हैं इसके। नहीं व्हाट भाई, जो भी वो नहीं, वो मालदार जो है ना, मैं हमेशा कहा करता हूँ, मैंने सबसे अल्लाह की पनाह जो है ना, वो यूपी का मालदार मुसलमान है। उससे ज़्यादा मैंने जो बोलते हैं ना खुदगर्ज कोई कौम नहीं है। वो सिर्फ अपनी मर्सिडीज, अपने मकान, अपने पैलेस के अलावा उसको कोई नहीं है। वो साउथ में नहीं था। जो साउथ के मालदार हैं ना, मालदारों ने जो भी थे उस ज़माने के, और ऐसे अब गुजरात में हो रहा है। तो गुजरात में जहाँ मुसलमानों की सबसे बेहतरीन पोजीशन है, वहाँ तो 30 साल से बीजेपी है। अब देखिए ना आप, और मैं बैरोमीटर देता हूँ, बीजेपी ने मुसलमानों को अमीर नहीं, यूं नहीं है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हमने देखो, हमको करना पड़ेगा। मैं वो इसीलिए कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस को भी आई एम नॉट ब्लेमिंग। गुजरात में तो मुसलमान हिंदू दोनों ही कारोबारी नहीं यूं तो मुसलमान भी हैं। नहीं, आई एम गिविंग यू स्टैटिस्टिक्स। वी बिलोंग टू द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो पुराने जमाने SSI जो बोलते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो अभी मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं। उसमें मुसलमान डिसप्रोपोर्शनेटली हैं। मुसलमान गुजरात में आर लेस देन 10%। ये आपका जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उसमें गवर्नमेंट का फिगर बताता है 22% मुसलमान है।